हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की जनगणना 2011। 2011 की जनगणना से संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। हमारा भी चंडीगढ़ जेबीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें भी ये टॉपिक डाला हुआ है, ठीक है, जिसमें हमारे भारत की जो आबादी से संबंधित चैप्टर है, तो उसमें 2011 की जो जनगणना है उससे बहुत ही बारीकी से सवाल पूछे गए हैं कि 2011 में जनगणना हुई तो उस समय की पॉपुलेशन क्या थी, क्या लिंग अनुपात था, किस तरह का साक्षरता अनुपात था। ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर पूछी गई हैं, बताई गई हैं, और हमसे भी ये सवाल पूछे जाने हैं। तो इसी टॉपिक को आज हम बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। जितना इंपॉर्टेंट है उतनी ही हम बात करेंगे। पूरा चैप्टर रीड करने की ज़रूरत नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट है उसको मैंने निकाला है और उतनी ही उसी चीज़ की हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो उसमें लिखा है कि भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार, यानी कि भारत के संविधान की जो धारा है 246, उसके अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है। पहला क्वेश्चन तो हमारे सामने यही आ जाता है कि जो पहला क्वेश्चन है कि हमारे देश की जो जनगणना है उसको कराने का दायित्व वो किसके पास है, कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारी जो संघ सरकार है वो देश की जनगणना को कराएगी, और ये किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग था, ये हमारी जो धारा है 246 उसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि देश की जो जनगणना कराई जाएगी वो कौन कराएगा, वो संघ सरकार करेगी। यह संविधान की सातवीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है, यानी कि ये जो सातवीं अनुसूची है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी टोटल बहुत सारी जो सूची है संविधान में रखी गई हैं। जब ये बनाया गया था तब काफ़ी कम थी, लेकिन आज के टाइम पे मेरे ख्याल से 22 अनुसूची के करीब हमारे संविधान में है। तो ये जो हम जनगणना की बात कर रहे हैं, ये सातवीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 में इसको रखा गया है। 2011 ईस्वी की जनगणना यानी कि 15वीं जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना की शुरुआत महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के द्वारा 1 अप्रैल 2010 से हुई थी। सबसे पहली बात यह है कि 2011 में जो जनगणना हुई थी वो 15वीं जनगणना थी, ये हमें याद रखना है, ठीक है, क्योंकि जनगणना हमारी बहुत टाइम पहले से चली आ रही थी। उसके आगे बताऊंगी मैं अच्छे से। तो 2011 में स्पेशली जो जनगणना की हुई थी उसकी बात करें तो ये 15वीं जनगणना थी, और कौन सी थी, स्वतंत्र भारत की, ठीक है, जब हमारा इंडिया आज़ाद हो चुका था, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना की, ठीक है, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना की शुरुआत महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के द्वारा, जो जनगणना आयुक्त है जो जनगणना को पूरा जिम्मेदारी लेता है, उसमें कैसे कैसे क्राइटेरिया रखा जाता है, किस तरह से लिस्ट बनानी है, सब चीज़ें, ठीक है। तो वो जनगणना आयुक्त के द्वारा 1 अप्रैल 2010 से हुई थी, ठीक है। सितंबर 2010 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना की स्वीकृति प्रदान कर दी थी, ठीक है। यानी कि सितंबर 2010 में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, ठीक है, जो हमारा केंद्र का मंत्रिमंडल है, उसने जाति आधारित जनगणना के कितनी जातियों के लोग कहाँ रहते हैं, कितनी उनकी संख्या है, तो उसको जाति आधारित जनगणना जो थी उसकी स्वीकृति दे दी कि हम जाति के आधार पर भी जनगणना करेंगे। इसका पीछे रीज़न सिर्फ यही था कि हमारे, आपने देखा होगा हमारे इंडिया में बहुत सारी कास्ट हैं, बहुत सारी जातियां हैं, अनुसूचित जातियां भी हैं, तो उनकी संख्या कितनी है, तो हमने उस चीज़ को जांचने के लिए क्या किया, हमने इसका जनगणना किया, ठीक है। और जो अलग से जून 2011 जो अलग से जून 2011 से सितंबर 2011 के बीच में हुई थी, ठीक है। यानी कि जाति आधारित जनगणना कब से कब के बीच में हुई थी, तो जून 2011 से सितंबर, जून से सितंबर के बीच में ये हो गई थी, ठीक है। ऑफ कोर्स 2011 तो रहेगा, लेकिन महीनों का फ़र्क है कि जो जून से सितंबर के बीच में जाति आधारित जनगणना जो है वो कर दी गई थी। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। भारत में जनगणना की शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो 1872 में जो लॉर्ड मेयो थे, ठीक है, लॉर्ड मेयो, इनके कार्यकाल में हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है, ठीक है। तो इसमें सीधी सी बात है, भारत में जनगणना की अगर कोई शुरुआत पूछता है
कि पहली बार भारत में जनगणना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1872 में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। अगर कोई पूछता है कि नियमित जनगणना की शुरुआत, यानी उसके बाद हर 10 साल बाद हमारी जनगणना शुरू कर दी गई थी, तो वो 1881 से शुरू हुई थी। नियमित मतलब रेगुलर कर दिया हमने कि अब हम देखो, हम डिसाइड कर रहे हैं कि अब हम सीधा 10 साल बाद जो है वो हर 10 साल के बाद जनगणना करेंगे, तो अब इसको उन्होंने रेगुलर कर दिया। तो जो रेगुलर जनगणना की शुरुआत थी वो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। 1881 में जनगणना आयुक्त डब्ल्यू प्लाडेन थे। वही स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना 1981 में हुई थी। अब देखिए, सीधी सी बात है, 1881 में हमारा इंडिया आज़ाद तो हुआ नहीं था, ठीक है। अब तीसरी चीज़ आ जाती है, वो ये है कि स्वतंत्र भारत, हमारा इंडिया 1947 को आज़ाद हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आराम से कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, जब हमारा इंडिया पूरी तरह से आज़ाद हो चुका था, तो वो हमारी जनगणना हुई थी 1951 में। अगर देखो, सीधी सी बात है, पहला क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो वो हुई थी 1872 में। रेगुलर जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1881 में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो वो 1951 में हुई थी। ये तीन चीज़ें हैं, थोड़े थोड़े शब्दावली का फ़र्क है, तो आपको इसको समझना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन टिक गलत हो सकता है ना। चलिए, आधुनिक विश्व में सबसे पहले व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को जाता है, जहां 1749 में पहली बार जनगणना कराई गई थी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब है 2011 जनगणना के अनुसार, ये जो लाइन है ना, इसको इतना इम्पोर्टेंट लाइन है ना, ये इतने सारे मैं टेस्ट देती रहती हूँ, ठीक है, जैसे हम लोग डेमो टेस्ट करते हैं, तो उसमें ये सवाल इतना ज़्यादा पूछा गया है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या की कितनी थी, तो 17.5% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या की कितनी थी, 17.5% थी। ठीक है, 17 या 17 बोल देते हैं, 17 बोल देंगे, ठीक है। ये जो डाटा है ना, इसको ज़रूर याद रखना। ऑप्शन में बहुत कंफ्यूज कर देगा आपको, 18 दे देगा, 17.42 इस तरह से दे देगा, पर हमें डटे रहना है किस पे, 17.5 पे, ठीक है। उसके बाद है जनसंख्या घनत्व 325 प्रति व्यक्ति पर, सॉरी दोबारा रीड करती हूँ। जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया था। और ये जो हम डाटा बात कर रहे हैं, ये 2011 से संबंधित ही पूछा जाएगा कि 2011 की जनगणना हुई थी, तो उसमें जो जनसंख्या का जो घनत्व था वो 325 से बढ़कर कितना हो गया था, 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर हो गया था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। चल रहा है। उसके बाद है लिंग अनुपात। ये जो डिटेलिंग आपको दिख रही है ना, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हर एक लाइन, हर एक पॉइंट को, हर एक शब्द को आपने याद रखना है, ठीक है। अब है लिंग अनुपात 933 से बढ़कर 943 कहेंगे मेरे ख्याल से, 943 हो गया है। शिशु लिंग अनुपात 0 से 6, जो शिशु लिंग अनुपात है, यानी कि 0 से पैदा होने से 6 साल तक के बीच के जो आयु के बच्चे हैं, उनको शिशु लिंग अनुपात कहेंगे। तो ये 927 से घटकर 918 हो गया था, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वही है ग्रामीण क्षेत्र में, गाँव में नवीनतम साक्षरता वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, ठीक है। याद रखना कि ग्रामीण क्षेत्र में नवीनतम साक्षरता वाला जो राज्य है वो कौन सा है, वो हमारा आंध्र प्रदेश है, जो कि जिसकी जो संख्या है, अनुपात है, सॉरी, उसका परसेंटेज है वो है 60.4% है। शहरी क्षेत्रों में नवीनतम साक्षरता वाला जो राज्य है वो हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है। नवीनतम का मतलब मेरे ख्याल से कम, ठीक है, कम साक्षरता वाला जो है वो हमारा आंध्र प्रदेश है। और शहरी क्षेत्रों में नवीनतम साक्षरता वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, जिसकी परसेंटेज 75.1% है। उसके बाद है ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है भाई। देखो, केरल तो आज भी बना हुआ है। केरल में बहुत अच्छा राज्य केरल को माना जाता है इंडिया का, क्योंकि इसमें एजुकेटेड लोग बहुत सारे हैं, न्यू इनोवेशंस हैं, न्यू आइडियाज़ हैं, और एजुकेशन के मामले में तो केरल की कोई
कंपटीशन ही नहीं है, ठीक है। तो याद रखना कि ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा वाला जो राज्य है वो है हमारा केरल, जिसमें 93% जो लोग हैं वो पढ़े लिखे ही हैं टोटली, ठीक है। देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किए गए एकमात्र राज्य जो है हमारा वो केरल ही है, क्योंकि 100 में से 93% लोग तो पढ़े लिखे हैं, तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हमारे केरल में ही हैं। तो आपने याद रखना इस नाम को। 2011 ईस्वी में अनुसूचित जातियों का जो लिंग अनुपात था, ठीक है, 2011 की जनगणना में अनुसूचित जातियों का जो लिंग अनुपात था वो कितना था, वो हमारा 945 था। ये सवाल आपसे पूछा जाए कितना था, 945। 2011 में अनुसूचित जातियों का लिंग अनुपात जो था वो 1990 है, ठीक है। तो आपने ही हमेशा याद रखना है, ठीक है। हाँ, तो हमारा ये क्या हो गया, सेशन यहीं पे हम इसको फिनिश करते हैं, ठीक है। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और हाँ, इतना ही है, ठीक है, आज के लिए। और इसमें जितनी भी डिटेलिंग दी गई है वो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में आ जाएगा तो हम लोग आराम से उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो सभी को पेपर के लिए भी ऑल द बेस्ट, और सेशन अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।